mastermind Fahim Khan, identified yesterday, has been booked for inciting the violence. And there's a crackdown like never before because he faces treason charges. Meanwhile, the Aurangzeb tomb has also been fortified. We'll get you all those updates. Let's focus first on Fahim Khan, the riot's mastermind. He's been charged with treason, been accused of instigating the rioters, spreading rumors with a clear intention of unleashing this kind of violence, and therefore he's been charged with endangering India's unity. Fahim Khan and 6 others have been booked for the violence, while over 50 objectionable social media posts which provoked these rumors, fueled it further, led to such a mob gathering, they've been taken down. 140 social media posts are under the radar. As far as rioters, identifying each one of them who unleashed violence on the streets of Nagpur goes, 84 of them have been identified, have been arrested. Now at the Aurangzeb tomb, this is what it looks like. Extra security layers have been added. You've got temporary walls that have been put up covering the entire tomb, so even tourists cannot see the mausoleum. Remember that the tomb is located in Sambhajinagar district. Entry also for tourists is controlled in the sense that they will have to go ahead and provide Aadhaar card details. Cell phones aren't allowed inside, so nobody can take any videos of what the tomb looks like. Let's cut across live to the latest on the investigation front. Mustafa Sheikh speaking to the Nagpur police officials. अक्सर देखा जाता है फेक न्यूज नैरेटिव्स प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ये नागपुर के प्रोटेस्ट में कई ऐसी चीजें देखी गई जो काफी गंभीर स्वरूप की बताई जा सकती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, उनके ऊपर मारहान होना, बदतमीजी होना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि फहीम खान नामक एक शख्स की नाम सामने आ रहा था, जिन्होंने ये जो वायलेंस है वो शुरू किया है। कहीं ना कहीं बजरंग दल के खिलाफ पहले एफआईआर की मांग की थी, उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता चला गया। तो ये 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो आप बता रहे हैं, टेररिस्ट एक्ट लगाए गए हैं, उसमें फहीम खान को भी बुक किया गया है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनका रोल क्या सामने आया? 152 जो लगाया गया है, तो एफआईआर जो उसने किया वो तो चलो उसका एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन साथ में ही जो वीडियो बना के जो उसमें उसने मैसेज दिया, फॉल्स नैरेटिव बनाकर उसने सभी लोगों में स्प्रेड किया, उसके संबंध में उसके ऊपर में एफआईआर दाखिल की गई है। बाद में जब ये वायलेंस हुआ, उसके रिलेटेड जो क्लिपिंग्स है उसको ग्लोरीफाई किया, उसको प्रमोट किया, वायलेंस को प्रमोट किया, फर्दर वायलेंस करने के लिए लोगों को अपील की, इसलिए उस पे और अन्य लोगों पर इस प्रकार के हमने कलम लगाए हैं। एक माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है फहीम खान। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पार्टी का कोई रोल है, इनकी जो फंडिंग है, जो एंटीसीडेंट्स है, ये चीजों को वेरीफाई करना पड़ेगा आने समय में? हाँ, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर इस प्रकार का कोई उसमें रोल आता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक चर्चा शुरू है कि एक पोस्ट जो है वो बांग्लादेश से किया गया, या पोस्ट करने वाले की आइडेंटिटी बांग्लादेश की लिखी गई है। तो क्या अब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कुछ सामने आया है कि इंडिया के बाहर से भी कुछ सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से ये इंस्टिगेशन किया गया? नहीं, देखिए उसके प्रोफाइल में बांग्लादेश लिखा है, लेकिन वो इंडिया के बाहर का सही में है या फिर उसने गलत लिखा है, ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सभी का आईपी एड्रेस और उससे रिलेटेड जानकारी आ जाती है तो हम लोग उस पर कमेंट कर पाएंगे। बड़ा केस है, 4 एफआईआर हैं सर। आपको लगता है केंद्रीय एजेंसीज की या किसी चीज की आपको मदद, टेक्निकल हेल्प आने वाले समय में आप लेते हुए नागपुर पुलिस दिखेगी? नहीं, टेक्निकल हेल्प हम लोग महाराष्ट्र साइबर की तो कंटिन्यूस ले रहे हैं, और जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है उसकी भी हम लोग मदद ले रहे हैं, और इसके अलावा और भी जो एजेंसीज इसमें आने वाले समय में जिन उनको लगे कि उनके डोमेन में ये सब चीजें आती हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पर जो भी हुआ उससे हटकर काफी कुछ एक्टिविटी नागपुर वायलेंस में सोशल मीडिया पर देखी गई, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है इस वायलेंस का इतना ज्यादा रहा। नहीं, सभी आजकल देखिए सभी चीज जो मैसेज है वो सोशल मीडिया पे दिया जाता है, उसी पे स्प्रेड किया जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी जो 27 नंबर की एफआईआर है, पहले जो वीडियो बनाया गया प्रोटेस्ट का उसको डॉक्टर किया गया और वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये स्प्रेड किया गया। इसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि जो ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म थे, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जिसको हमने स्टडी किया, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रोल है व्हाट्सएप का, वो जब उनके मोबाइल से हम लोग जब्त करेंगे तब हम उसको स्टडी कर पाएंगे। ज्यादातर जो प्रमुख एक्यूज हैं वो नागपुर के ही रहने वाले हैं, इस तरह की बात अभी तक सामने आई? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ये बाकी शहरों में भी इस प्रकार के वो पोस्ट को स्प्रेड किया गया है। कितनी पोस्ट को हटाने की मांग अभी तक आपने प्लेटफॉर्म से की है? किस किस प्लेटफॉर्म से मांग की गई? अभी तक 230 पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की है जिनको हमने हटाने की मांग की है, और उससे रिलेटेड जानकारी भी हमने मांगी है।
धन्यवाद। इसे लोहित जी, जिनका कहना है कि एक तरफ तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन साइबर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है। सोशल मीडिया के थ्रू जो वायलेंस स्प्रेड किया गया उसमें टेरर एक्ट तो लगाए गए हैं, उन लोगों को ढूंढ कर पकड़ कर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू है। नागपुर में कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ। Okay, that was Mustafa Sheikh in conversation with one of the DCPs of Nagpur, who's confirmed that there will be treason charges slapped against many of the rioters. Chief Minister Devendra Fadnavis, meanwhile, has also warned that rioters will be punished, even if they have to be dragged out of the graves that they are hiding in. The Congress has latched onto this comment, saying that Fadnavis is further fanning hate with these comments. आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, कारण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। सबसे बड़ा दंगे का अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो वो मुख्यमंत्री खुद हैं। पहले आप लोगों को भड़काओगे और फिर उनके बाद दंगे कराओगे और फिर दंगा करा करके आप इल्जाम लगाओगे। ये काम मुख्यमंत्री का है क्या? जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं वो मुख्यमंत्री के बयान है क्या? किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने गैर जिम्मेदारी के साथ बयान दे सकता है? आपके बयान के बाद लोग उकसा करके आपने जला दिया। वहां पे वो बोल रहे हैं कि कुछ जला नहीं। वो तो विश्व हिंदू परिषद का एक नेता, मैंने खुद सुना बोलते हुए कि उसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, उसको उर्दू और अरबी का फर्क नहीं पता है। वो तो खुद बोल रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कब्र से निकाल देंगे। तो इन्हें मुसलमान को तो कब्र में आपने पहुंचा ही दिया है। आपकी तो चाहत यही है कि इनको कब्र में पहुंचा दें। आप इन्हें शिक्षा से वंचित करना चाहते हो। आप इनको नाम के ऊपर नफरत की बुनियाद पैदा कर करके पूरे देश में माहौल पैदा करना चाहते हो। It is his responsibility. It was his job as a home minister to have intelligence inputs to realize that there could be an outbreak of violence. It's a shame that the intelligence unit of Maharashtra state government has collapsed under the leadership of Shri Devendra Fadnavis. Of course, he will say these words of, oh, we will dig them out from their graves, etc., because those are his face savers. But what is unfortunate is whatever information he continues to share is in bits and pieces. Why not have an independent inquiry and have a report submitted on the floor of the assembly so that it can, so the total truth can come out? This bits and pieces of sharing information is the reason why we saw the inflammation of riots, and we saw how violence took a serious turn and people lost their lives.